Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 4th. The name of the chapter is An Expedition to Antarctica. अंटार्कटिका की एक्सपेडिशन यानी कि एक जर्नी जो कि डॉक्टर कमल विल्कू ने की है और वो पहली इंडियन वुमेन भी थी जो अंटार्कटिका की जिन्होंने वो जर्नी करी थी और बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे थे, रिसर्च करे थे बहुत सारे। कमल विल्कू इसमें अपनी कहानी खुद बताती है कि क्या क्या उन्होंने फेस किया था, क्या क्या प्रॉब्लम उनको आई थी और कैसे उनका सिलेक्शन वगैरह हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय अंटार्कटिका। मैं हमेशा अंटार्कटिका के लिए फैसिनेटेड थी, अट्रैक्टिव रहती थी। आई हैड सीन मैनी डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट और नेशनल ज्योग्राफिक एंड डिस्कवरी चैनल्स। मैंने कई बार डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी किस पर, इन कॉन्टिनेंट की, जो कि नेशनल ज्योग्राफी पर भी देखी, इन्होंने डिस्कवरी चैनल पर भी इन्होंने देखी थी। एंड ड्रीम्ड ऑफ विजिटिंग इट वन डे, और एक दिन इनका यहाँ पर जाने का इनका एक सपना भी हो गया था कि मैं वहाँ जाऊँगी। वो इतनी फैसिनेटेड रहती थी अंटार्कटिका के लिए। लिटिल डिड आई नो दैट माई ड्रीम वुड टर्न इनटू अ रियलिटी ऑफ वन डे। इतनी जल्दी उनका सपना पूरा होगा, उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था एक दिन उनका ये सपना पूरा होगा। This is what Dr. Kamal Wilku says to all those who ask her how she found a berth in the 22 Indian expedition to Antarctica. ऐसा ही कहती हैं वो जब भी कोई उनसे पूछता है कि वो किस तरीके से अंटार्कटिका कि 22 इंडियन एक्सपेडिशन में वो किस तरह उन्हें जगह मिली, तो जब भी कोई उनसे पूछता है यही वो जवाब देती हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट द फ्रोजन कॉन्टिनेंट, डॉक्टर विल्कू स्पेंट ऑलमोस्ट 16 मंथ्स फ्रॉम दिसंबर 1999 टू मार्च 2001 देयर। पहली इंडियन वुमेन थी जो फ्रोजन कॉन्टिनेंट को देखने वाली, वहाँ पर जाने वाली। डॉक्टर विल्कू ने वहाँ पर 16 मंथ स्पेंड किए थे। कब से कब तक? दिसंबर 1999 से मार्च 2001 तक उन्होंने वहाँ पर वो रही थी। अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट सराउंडिंग द साउथ पोल। अंटार्कटिका चारों तरफ से साउथ पोल से घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका, और ये साउथ पोल है, ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ है साउथ पोल के। It has an area of 15 million square kilometer, about the size of the USA and Mexico put together. अगर USA और मैक्सिको को साथ साथ मिला दिया जाए, इतना बड़ा इसका एरिया है, यानी कि लगभग 15 मिलियन स्क्वायर का इसका एरिया है। With an average temperature of -50 डिग्री सेंटीग्रेड एट द साउथ पोल। साउथ पोल पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड का वहाँ पर टेम्परेचर होता है। इट इज द कोल्डेस्ट कंटिनेंट, सबसे ज्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है ये। इट इज सो कोल्ड दैट अ थिक शीट ऑफ आइस ऑलवेज कवर्स द लैंड। इतना ठंडा है कि हमेशा इस पर एक मोटी चादर बिछी हुई रहती है लैंड पर। द माउंटेन रेंजेस विच लाई अलोंग द शोर एंड इन लैंड आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। माउंटेन रेंजेस जो कि हमेशा शोर ऑन लैंड में हमेशा जो ये रहती हैं, जितनी माउंटेन रेंजेस है सब ये कवर रहती हैं स्नो के साथ। इनफैक्ट अंटार्कटिका कंटेन्स 90% ऑफ ऑल द स्नो एंड आइस इन द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में जितना भी आइस और स्नो है उसका 90% अकेला अंटार्कटिका के पास है। ठीक है। हाउएवर मैनी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कुड नॉट बी कर्ब्ड बाय दिस हार्श इनहॉस्पिटेबल टेरेन। टेरेन मतलब एक एरिया, फील्ड। तो इतना भयंकर हार्श और ऐसा इनहॉस्पिटेबल एरिया भी जो मैन की स्पिरिट का जो एडवेंचर है वो भी नहीं दबा पाया, ऐसा एरिया होते हुए भी। 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव पुट अप 44 ईयर राउंड स्टेशन एंड 30 समर स्टेशन, फील्ड स्टेशन, मोस्टली फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। 28 कंट्रीज जिसमें कि इंडिया को भी शामिल है, 22 कंट्रीज में इंडिया को भी शामिल करते हुए 44 जिसमें कि साल भर चलने वाले स्टेशन है और 30 समर स्टेशन है, यानी कि फील्ड स्टेशन है। और किस लिए बनाए गए हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के पर्पज से ही वो बनाए गए हैं। एट प्रेजेंट इंडिया हैज 3 परमानेंट रिसर्च बेस्ड स्टेशन इन अंटार्कटिका। फिलहाल प्रेजेंट में इंडिया के पास 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री वाज द फर्स्ट इंडियन परमानेंट सेटलमेंट इन अंटार्कटिका। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? सबसे पहला इंडियन परमानेंट सेटलमेंट है अंटार्कटिका में, और इट वाज बिल्ड 1983 में ये बना था। इन 1989 इट वाज एक्सकेवेटेड एंड इज बीइंग यूज्ड अगेन एज अ सप्लाई बेस। और 1989 में इसकी खुदाई हुई थी और फिर इसको यूज करने के लिए, फिर इसका यूज सप्लाई बेस के लिए फिर इसका यूज किया गया था। इन द ईयर 1990 हाफ ऑफ इट गेट buried अंडर आइस एंड बिकम नॉन ऑपरेशनल। 1990 ईयर में ये आधा इसका बर्फ से ढक गया था एरिया और आधा फिर ये नॉन ऑपरेशनल हो गया था, यानी कि काम के लिए नहीं रहा था। द सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट मैत्री वाज पुट अप इन 1989 ऑन द
Shirmakir oasis and has been conducted experiments in geology, geography and medicine. सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट मैत्री 1989 में बना था, जो कि कहाँ पर बना था वो शिरमारकर ओसिस पर वो बना था, और वो भी वो किस लिए हुआ था, वो कंडक्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जियोलॉजी से संबंधित या ज्योग्राफी और मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट के लिए वो बना था वहाँ। भारती इज द थर्ड, द लेटेस्ट एंड वन ऑफ 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। भारती कौन सा है? थर्ड। भारती थर्ड सबसे लेटेस्ट है, जो कि 2 एक्टिव रिसर्च में से 2 एक्टिव रिसर्च अंटार्कटिका में 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन में से वो एक है भारती। ठीक है। इट्स रिसर्च फोकस ऑन कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप टू रिवील द 120 मिलियन ईयर ओल्ड अनसाइंड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो 120 साल पुरानी अनसाइंड हिस्ट्री है उसको बताने के लिए, उसको रिवील करने के लिए वो रिसर्च वहां पर फोकस करा था, जिससे कि वहां एविडेंस उसके कलेक्ट करे जाएं। मैत्री वॉज होम टू डॉक्टर कमल विल्कू फॉर 16 मंथ। मैत्री का ये समझिए कि 16 महीने तक वो ही घर था डॉक्टर कमल विल्कू का, मैत्री ही। इट ऑल बिगिन इन अर्ली 1999 में ये शुरू हुआ था, व्हेन शी रिस्पॉन्डेड टू एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट विच कंडक्ट्स इंडियन एक्सपेडिशन टू द फ्रोजन कंटिनेंट फॉर द असाइनमेंट ऑफ द टीम इज डॉक्टर। उस वक्त इस असाइनमेंट के लिए टीम के डॉक्टर सेलेक्ट करे जा रहे थे, तो वहाँ पर उनका कैसे सिलेक्शन हुआ था, जब वो रेस्पॉन्स कर रही थी एक एडवर्टाइजमेंट को, किसके लिए? ओशियन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट को वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, है ना, फ्रोजन कंटिनेंट के लिए। तब वहां पर वो टीम के डॉक्टर में असाइनमेंट के लिए वो कर रही थी, तो डॉक्टर विल्कू वाज सिलेक्टेड एंड टुगेदर विद द अदर मेंबर्स, तब डॉक्टर विल्कू सिलेक्ट हो गई थी उसके बाद, और फिर वो दूसरे मेंबर के साथ एक्सपीडिशन के लिए मुंबई से साउथ अफ्रीका में दिसंबर 6 दिसंबर 1999 में साउथ अफ्रीका में मुंबई से केप टाउन के लिए उन्होंने उड़ान भरी। फ्रॉम देयर द टीम टूक अ जर्मन शिप टू अंटार्कटिका एंड फाइनल रीच्ड मैत्री। तो वहाँ से फिर वो जर्मनी शिप से वो वहाँ गई, जर्मन शिप से अंटार्कटिका वो गई वहाँ पर, और फाइनली फिर वो मैत्री पहुँच गई थी। मेड ऑफ वुड एंड आयरन प्लेट्स, मैत्री इज लाइक अ फैमिली होम विथ 25 रूम्स। तो वुड और आयरन प्लेट्स का वो मैत्री बना हुआ था, और वहाँ पर सब ऐसे एक फैमिली की तरह वहाँ पर रहते थे। 25 रूम का था वो मैत्री। लार्ज डाइनिंग रूम, एक बड़ा सा डाइनिंग रूम था, एक लाइब्रेरी थी और एक कॉमन एरिया था। हीटर्स रन बाय पावरफुल जनरेटर्स प्रोवाइड वार्म। इतने पावरफुल जनरेटर थे वहाँ पर, हीटर्स बहुत ही पावरफुल जनरेटर के थे हीटर्स, जो कि वार्म गर्मी सी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि बहुत ठंडा एरिया था वहाँ पर। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ नियर बाय लेक प्रियदर्शनी नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी। वाटर पंप कहाँ से करा जाता था? पास में ही एक लेक थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, और प्रियदर्शनी भी इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा था। द टीम मेंबर्स आर लाइक अ बिग फैमिली says डॉक्टर विल्कू। टीम मेंबर्स एक बड़ी फैमिली की तरह ही थे, डॉक्टर विल्कू कहती हैं। एवरी मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क। हर एक मेंबर वहां पर मतलब जब एक बड़ा परिवार सा था मैत्री के अंदर 25 रूम का, तो हर कोई वहां पर काम का कंट्रीब्यूट करता था, सहयोग करता था, मतलब एक दूसरे की हेल्प करता था। दैट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ स्नो एंड गार्बेज डिस्पोजल, जैसे कि बर्फ को साफ करना और गार्बेज डिस्पोजल करना। आई यूज्ड टू कुक फूड फॉर द होल टीम ऑन संडेज एज इट वाज द ऑफ डे फॉर आवर कुक। मैं पूरी टीम के लिए संडे को खाना बनाया करती थी, क्योंकि उस दिन जो उनका कुक था खाना बनाने वाला, वो छुट्टी पर रहा करता था, छुट्टी रहती थी उसके संडे की, तो उसके संडे को पूरी टीम का वो खाना बनाते थे। Besides looking after the health aspects of the team, Dr. Wilco also tended to a few emergency cases. टीम की हेल्थ एस्पेक्ट्स के देखभाल के बाद डॉक्टर विल्को कुछ इमरजेंसी केसेस को भी वो अटेंड किया करती थी, है ना। These included a spinal journey due to a fall from an oil tanker, a severe burn injury and a hand crushed by a metal door. इन सब चीज़ों में मतलब कि कैसे वो इमरजेंसी केसेस कौन कौन से थे, जैसे कि ऑयल टैंकर से जो स्पाइनल इंजरी हो जाती है वो भी इसमें शामिल था, इंक्लूड था। और जब बहुत ज़्यादा जल जाता है कोई चीज़ तब भी, और जब कोई हाथ जैसे
हाथ क्रश हो गया मेटल डोर से, तब भी ये सब ऐसे केसेस को वो अटेंड करती थी। शी हरसेल्फ हैड क्लोज ब्रश विद डेथ व्हाइल फोटोग्राफिंग स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ जर्मन शिप। एक बार तो वो बिल्कुल मरते मरते ही बची थी, कब? जब वो जर्मन शिप के टॉप पर खड़ी हुई थी और फोटोग्राफी कर रही थी। अब ब्लिजर्ड स्टार्टेड, ब्लिजर्ड मतलब एक भयंकर सा तूफान, स्टॉर्म है ना, ब्लोइंग एंड इट कुड हैव स्वेप्ट हर अवे हैड द रेडियो ऑफिसर नॉट पुल्ड हर इनसाइड आवर रूम। एक ब्लिजर्ड स्टार्ट, एक भयंकर सा तूफान जब आया था, तो उस वक्त अगर रेडियो ऑफिसर ने उनका कमरे के अंदर हाथ नहीं खींचा होता तो शायद वो नहीं बच पाती, वो बह जाती उस तूफान में। द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ देयर स्टे इन अंटार्कटिका सेज द डॉक्टर वाज सीइंग द ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाज। बहुत सारे यादगार मेमोरी हैं उनकी, लेकिन उनमें से एक ऐसी है जिसके बारे में वो कहती हैं, डॉक्टर कहती हैं कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाज को देखना उन्हें सबसे अच्छा लगा था। दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ डांसिंग लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स इन द स्काई। वो क्या था? एक ऐसे डिस्प्ले थी, एक ऐसा दृश्य सा था जो कि स्काई में डिफरेंट कलर्स और शेप्स का डिफरेंट लाइट्स जैसे डांसिंग कर रहे हो, ऐसा दृश्य वो नजर आता था। शी ऑल्सो रिमेंबर्स द एवर चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ स्नोआज, ऑल्सो द पेंगुइन स्क्वायर्स एंड द टर्न्स। इनके अलावा वो और भी चीज़ें याद करती हैं, जैसे कि बर्फ़ का अपनी शेप को बदलना, तरह तरह से उसके फॉर्म बनना स्नो की, और पेंगुइन्स देखना वहाँ पर, स्क्वायर्स और टर्न्स को भी देखना वहाँ, और वो एक यादगार चीज़ थी उनके लिए। टू माइग्रेटिव बर्ड्स हुज गोइंग अवे हेरल्ड्स विंटर एंड कमिंग बैक। हेरल्ड्स मतलब होता है स्टार्ट होना, है ना। तो दो माइग्रेटिव बर्ड्स जो कि जब वो जाते थे तो इसका मतलब था कि विंटर शुरू हो रही है, और जब वो वापस से आते थे तो इसका मतलब है समर शुरू हो रही है, ठीक है। देन शी रिमेंबर्स द डार्क विंटर्स वेयर देयर वाज नो सनलाइट फॉर 3 to 4 months। तब उन्हें तब याद करती हैं कि सर्दियों का टाइम बहुत अजीब था, क्योंकि कम से कम 3 से 4 महीने तक कोई सनलाइट नहीं दिखाई देती थी। और समर में क्या होता था? शी एक्सप्लेन ऑन द कंट्रेरी मतलब होता अपोजिट, उसके अपोजिट जो समर के टाइम में क्या होता था, वहाँ 24 घंटे वहाँ लाइट रहती थी, मतलब उजाला रहता था। Although Dr. Wilco was the only woman in a 24-member team, she never felt alien। हालांकि डॉक्टर विल्को 24 मेंबर में से अकेली वुमेन थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अलग हैं, है ना, एक एलियन की तरह उन्हें ऐसा नहीं फील हुआ। फॉर अ मोमेंट शी डिड मिस द कंपनी ऑफ वुमेन, कभी कभी वो मिस करती थी वुमेन की कंपनी को, बट that did not prevent her from carrying out her duties। लेकिन तभी फिर वो अपनी ड्यूटीज़ के आगे ये सब चीज़ भूल जाया करती थी। इनका उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया ऐसा, वो अपनी ड्यूटी पर बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाती थी। विद द एक्सपेडिशन बिहाइंड हर, डॉक्टर विल्को इज बैक टू हर लाइफ एज अ डॉक्टर एट अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS डिस्पेंसरी इन दिल्ली। दिल्ली में डिस्पेंसरी में CGHS यानी कि गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में वो एक डॉक्टर की फॉर्म में वो जब वो वापस आई थी एक्सपेडिशन से, अपनी जर्नी से वापस आई थी अंटार्कटिका से, तो वो CGHS की फॉर्म में दिल्ली की डिस्पेंसरी में वो डॉक्टर की फॉर्म में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। वहाँ पर उस फॉर्म पे, मतलब उस पोस्ट पर वो वापस आई। बट नाउ शी इज़ अ डॉक्टर विद अ मिशन। लेकिन अब डॉक्टर के साथ वो एक मिशन पर भी है। हर मिशन नाउ इज़ टू लीड एन ऑल वुमेन टीम टू द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। उनका मिशन है अब ऑल वुमेन्स को लीड करना। किसकी लीड करना? फ्रोजन कॉन्टिनेंट की टीम, फ्रोजन कॉन्टिनेंट के लिए वुमेन की टीम को लीड करना भी अब उनका मिशन है। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा लगता है जब हम ऐसी डिफरेंट जगह पर जाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत स्टडी करनी होती है और बहुत ही एडवांचर दिखाना होता है। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।